नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद 3 दिसंबर को आयोजित मतगणना की तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं मतगणना कार्य के लिए रिटर्निंग अफसरों और उनकी सहयोगी टीम को सिंचाई विभाग की प्रार्थना सभा कक्ष में चुनाव आयोग के मास्टर ट्रेनर्स की तरफ से सघन रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें सैद्धांतिक नियम कायदों के अलावा मतगणना कक्ष का मॉडल बनाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर श्रीकांत वर्मा, उज्जवल पोरवाल और भूपेंद्र सिंह की तरफ से मतगणना कार्य की संपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई है। मतगणना की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब निष्पक्ष मतगणना करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 तारीख को आपको बता दें कि चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब मतगणना जो हुई है, अब उसके बाद 3 तारीख को उसके रिजल्ट आएंगे, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने झीरम घाटी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तो झीरम मामले में राजनीति छोड़कर अपनी जेब से सबूत निकालकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दें, जिन्हें वे मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे कार्यकाल में अपनी जेब में छिपाए रहे हैं। वहीं एक मुख्यमंत्री को इतना सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए कि किसी अपराध के साक्ष्य छुपाना गंभीर अपराध होता है। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये अपराध किया है और प्राकृतिक न्याय की अपेक्षा यही हो सकती है कि झीरम के सबूत छुपाने का अपराध करने वाले को भी जांच और पूछताछ के दायरे में होना चाहिए। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि झीरम कांड के तत्वों के मामले में कांग्रेस की रहस्यमयी चुप्पी और राजनीतिक बयानबाजी में तत्परता इसका प्रमाण है कि कांग्रेस ही इस मामले में संदिग्ध है। कांग्रेस ने झीरम मामले का राजनीतिकरण किया है। झीरम मामले में अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने सीएम बघेल पर साफ आरोप लगाए हैं। सीएम सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सीएम बघेल के अंतर्गत ये सारा कांड हुआ है, उन्होंने इस कांड पर पर्दा डाला है, इसलिए अब उन्हें सबूत निकाल कर सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीएम बघेल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। झीरम घाटी मामले को लेकर सीएम बघेल पर आरोप लगाया है अरुण साव ने और अपना बड़ा बयान दिया है। झीरम में सबूतों को लेकर मुख्यमंत्री बघेल छिपाते रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं अरुण साव ने, जिसके ऊपर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बघेल ने झीरम घाटी मामले में पर्दा डाला है और इसके सहयोगी रहे हैं। आपको बता दें कि अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है झीरम घाटी मामले में, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार पर भी साथ ही साथ कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। झीरम घाटी में नक्सली हमले की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एनआईए की अपील को कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 30 से ज्यादा नेता शहीद हो गए थे। झीरम घाटी नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हमले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे एनआईए को बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी और राज्य सरकार इस मामले की जांच करा सकेगी।
कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। इस फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। उन्होंने आगे कहा कि एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे की वृहद राजनीति षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच कर सकेगी। किसके किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। इस मामले में राजनांदगांव के दिवंगत विधायक उदय मुदलियार के बेटे के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बृहद षड्यंत्र की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की थी। मामले में एनआईए का कहना था कि चूंकि जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और राजनांदगांव के पूर्व विधायक के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने थाना दरभा में आवेदन किया था। इस आधार पर पुलिस नया एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। जांच रोकने के लिए एनआईए ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में निचली अदालत में उच्चतम न्यायालय तक केस चला। सभी जगह छत्तीसगढ़ पुलिस के पक्ष में फैसला आया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की, इसलिए दोबारा उन्हें जांच देने का सवाल नहीं होता। इन तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दी है। अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। दरअसल 25 मई साल 2013 यह वह तारीख है जिसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने इतिहास का काला दिन मनाती है। बस्तर के झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की हत्या हो गई। दरअसल 25 मई को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा थी जो सुकमा के दरभा होते हुए जगदलपुर जा रही थी। यात्रा के झीरम घाटी पहुंचते ही जंगल से गाड़ियों पर आधाधुंध गोलियां बरसनी शुरू हो गई। लोग संभल पाते तब तक कई लाशें बिछ चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े आंतरिक हमलों में से एक झीरम हत्याकांड छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में हुई इस नक्सल घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। 25 मई 2013 की शाम को हुए इस हमले में 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। हमले में जान गंवाने वाले ज्यादातर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, जिनकी स्मृतियां आज हम सब के बीच बाकी रह गई है। यह हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हुआ था। 25 मई 2013 करीब 5 बजे का समय था। भीषण गर्मी के बीच लोग अपने घरों और कार्यालयों में पंखे कूलर की हवा के नीचे बैठे थे। इसी बीच अचानक टीवी पर एक खबर आई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में करीब 1.5 घंटे पहले एक माओवादी हमला हुआ था। यूं तो यहाँ आज भी रोजाना माओवादी हिंसा होती है, लेकिन यह घटना उन घटनाओं से कहीं अधिक खौफनाक और भीषण थी। प्रारंभिक खबर आने के करीब 15 मिनट बाद अपडेट खबर आई। इस खबर में बताया गया कि माओवादी हमले में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल सहित कई लोग मारे गए हैं। इसके बाद धीरे धीरे खबर का दायरा बढ़ने लगा। रात करीब 10 बजे तक यह जानकारी सामने आई कि हमले में कुल 32 लोग मारे गए हैं। तो लोगों को इस खबर पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा था। एक एक कर घटना में मारे गए लोगों के नाम सामने आने लगे। इसमें वे नाम थे जो उस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की पहली कतार के नाम थे। यह देश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा नक्सल हमला था। नवंबर 2013 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे। आपसी अंतर कलह से उबरकर एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। इस यात्रा में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल थे। अलग अलग इलाकों से होते हुए कांग्रेस की यह यात्रा नक्सलियों के गढ़ से गुजर रही थी। 25 मई को प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल दिग्गज कांग्रेसी
नेता विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और बहुत सारे नेताओं के साथ ये यात्रा निकाली जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। झीरम घाटी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रायपुर में अब कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुझे जैसा याद आता है कि लोकतंत्र के इतिहास में, पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में ये सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक हत्याकांड था। इस हत्याकांड की जांच जो है वो एनआईए को सौंपी गई और एनआईए ने जांच शुरू की। 2014 में चालान प्रस्तुत हुआ पहला, 2015 में दूसरा, उस पर मैं आता हूं अभी। तो एनआईए ने जो जांच की उसमें जांच में बाद में पता चला कि इस जांच में हत्याकांड का षड्यंत्र वाला हिस्सा तो शामिल ही नहीं है। एनआईए की जांच में वो शामिल ही नहीं था कि हत्याकांड का षड्यंत्र किसने रचा। आज फिर ये हुआ कि जब ये दोनों चालान आ गए उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से बाद में जब हमारी सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, तो एक एफआईआर हुआ 2020 में। उस एफआईआर के आधार पर हमने जांच शुरू की, छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की। तो एनआईए सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में पहुंच गई कि इस एफआईआर को निरस्त किया जाए। एनआईए चूंकि जांच एजेंसी थी और उसने जांच कर ली है, इसलिए और किसी जांच की जरूरत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने पहले स्टे किया, फिर उसको खारिज कर दिया। फिर एनआईए हाई कोर्ट पहुंची, वहां भी स्टे हुआ, फिर उसके बाद वो भी याचिका खारिज हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस तरह से एनआईए की याचिका खारिज हो गई है। तो इस फैसले से यह तय हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस 2020 में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके आधार पर झीरम कांड के, ये झीरम हत्याकांड के आपराधिक षड्यंत्र की जांच कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इस आपराधिक षड्यंत्र की जांच करेगी और उन चेहरों से नकाब हटाएगी जो इस षड्यंत्र में शामिल थी। तो सवाल यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है? एनआईए तो उन्हीं के अधीन है। किसको बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों षड्यंत्र की जांच नहीं होने देना चाहते? और केंद्र की भाजपा सरकार के अलावा राज्य की जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उसने जो किए उस पर भी मैं आपको एक एक करके कुछ बिंदु बताना चाहता हूं। 2014 में एनआईए ने पहला चालान प्रस्तुत किया और 2015 में दूसरा चालान प्रस्तुत किया। इन दोनों चालान में नक्सली संगठन के जो प्रमुख नेता हैं गणपति और रमन्ना, तीसरा नाम भी था गुड़सा उसेंडी, तो गणपति और वो रमन्ना का नाम जो है उस दोनों चालान में नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस चालान से पहले एनआईए जो भी कार्रवाई कर रही थी उसमें गणपति और रमन्ना के नाम का जिक्र बार बार आया। उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी बात की गई। लेकिन जब चालान प्रस्तुत किया गया तो कहा कि ये दंडकारण कमेटी ने ये षड्यंत्र रचा है, तो शीर्ष नेताओं का नाम इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं रखा उन्होंने। जो नक्सली संगठन को थोड़ा बहुत समझते हैं, आप पत्रकार होने के नाते समझते ही होंगे कि पॉलिट ब्यूरो से लेकर सेंट्रल कमेटी से होकर मिलिट्री एक्शन कमेटी से होते हुए जोनल कमेटी से होते हुए दंडकारण समिति जो है वो 5वें नंबर की हायरार्की में है, 5वें जगह पर है वो। और इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र
जिसको मैंने कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था, इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र दंडकारण्य समिति जैसी छोटी समिति नहीं कर सकती। लेकिन गणपति और रमन्ना का नाम हटा दिया एनआईए ने, किसके कहने पर हटाया? फिर जब ये हमने देखा तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में सवाल उठाया, हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई जांच करवाऊंगा, राज्य की सरकार जो है सीबीआई जांच करवाएगी। उसको नोटिफाई कर दिया गया, केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया गया। दिसंबर 2016 में भाजपा की छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने ये केंद्र को पत्र भेजा, कोई जवाब नहीं, सीबीआई जांच शुरू ही नहीं हो रही है। तो मार्च 2017 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा रमन सिंह जी को कि वो सीबीआई जांच का क्या हुआ बता दीजिए एनआईए के, ये झीरम कांड के। उसका कोई जवाब नहीं आया। 2018 में चुनाव हो गए और चुनाव के परिणाम आते तक रमन सिंह जी इस मामले में चुप रहे कि सीबीआई जांच का क्या हुआ। जब हमारी सरकार आई, फाइलें खुली, तब जाकर मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को पता चला कि सीबीआई ने तो तभी मना कर दिया था, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था कि ये मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है, एनआईए ने जांच कर ली है, वो पर्याप्त है। तो सवाल यह है कि रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात प्रदेश की जनता से क्यों छिपाई? ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, राजनीतिक हत्याकांड हुआ है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की अगर घोषणा की थी और सीबीआई जांच अगर सीबीआई ने मना कर दिया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताते प्रदेश की जनता को, पर उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये बात आज भी, ये प्रश्न आज भी खड़ा हुआ है, ये बात आज भी पूछी जा सकती है और रमन सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि ये बात क्यों छुपाई उन्होंने। जब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई दोनों की मंशा पर सवाल है, तो उसका एक उदाहरण मैं और देता हूं कि झीरम कांड को की जांच के लिए एक आयोग बना, जस्टिस प्रशांत मिश्रा उसके अध्यक्ष थे। उस जांच के लिए जो दायरा बनता है, उस जांच के दायरे में भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल छूट जा रहे थे। आयोग का जब गठन होता है, उसके जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनते हैं, तो आयोग जो है उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। तो सरकार तय करती है कि आयोग इन बिंदुओं पर जांच करेगा और उसमें षड्यंत्र शामिल नहीं था। जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद हमने समझा कि इस आयोग का दायरा बढ़ाना चाहिए, तो उसमें कुछ बिंदु हमने और जोड़े और उस आयोग का कार्यकाल आगे बढ़ाया। तब तक जस्टिस प्रशांत मिश्रा उपलब्ध नहीं थे, तो किसी और की नियुक्ति होनी थी, हुई। अब दिलचस्प बात यह है कि झीरम कांड की जांच होनी है, आयोग का जांच का दायरा बढ़ाया गया है और धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, वो हाईकोर्ट जाते हैं कि इस आयोग के जांच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आप समझते हैं कि यहां पर एक नक्सली हमले के नाम पर राजनीतिक हत्याकांड किया गया है, तो आपको ये रोकने का आपको हक नहीं है, आपको अधिकार भी नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हाईकोर्ट जाते हैं कि जांच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक सवाल यह भी है कि धर्मलाल कौशिक जी किसके कहने पर कोर्ट गए और वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? हम षड्यंत्र की जांच की बात क्यों करते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, 2-3 सवाल आपको बताता हूं।
6 और 7 मई 2013 को 35 किलोमीटर की विकास यात्रा निकली। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। 35 किलोमीटर की बस्तर जिले में यात्रा थी। कुल मिलाकर 1781 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। Z+ सिक्योरिटी थी रमन सिंह जी को, तो सुरक्षा इतनी मिलनी ही चाहिए थी, बहुत अच्छा था। पर उसके कुछ दिनों बाद, 18-19 दिनों बाद, कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकलती है उसी बस्तर जिले में 45 किलोमीटर की। और उस 45 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए उनकी संख्या थी 138। तो सवाल यह उठता है कि अच्छा, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जो लोग थे उनको भी Z+ सिक्योरिटी थी, उनको भी थी। माननीय नंद कुमार पटेल जी को थी, महेंद्र कर्मा जी को थी, तो कम से कम 2 Z+ सिक्योरिटी वाले वहां थे। तो अगर Z+ सिक्योरिटी होना कोई दायरा है, कोई क्राइटेरिया है, कोई अगर वो आप कहते हैं कि सुरक्षा के लिए वही एक क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया से भी 1781 की तुलना में सिर्फ 138। आप जो जस्टिस मिश्रा कमेटी के आयोग की सुनवाई में, बहुत सी सुनवाई में मैं भी उपस्थित रहा, तो बहुत सारे सवाल और हैं। रोड ओपनिंग पार्टी गई थी कि नहीं गई थी? जो एहतियात होते हैं नक्सली एरिया में परमिशन देने के, वो हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं हुए। जब आप इन सवालों पर जाएंगे तब पता चलेगा कि किसके निर्देश पर यह सुरक्षा घटाई गई। कौन ये फैसला ले रहा था कि 45 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए, जिसमें Z+ सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वहां पर आपको सुरक्षा कम देनी है? किसके कहने पर हुआ? और ऐसा नहीं कि ये खतरा नहीं था। महेंद्र कर्मा जी ने जनवरी 2013 में एक पत्र राज्य सरकार को लिखा था कि मेरी जान को खतरा बढ़ रहा है, चुनाव के दिन आ रहे हैं, मेरी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। और राज्य सरकार ने उस पर भी कार्रवाई नहीं की। तो यह भी सवाल है कि राज्य सरकार ने मांगने पर भी उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? तो आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उससे आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच तो कर लेगी, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा, पर मूल राजनीतिक प्रश्न बचा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे बचाना चाहती है, क्यों जांच नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी झीरम की आपराधिक षड्यंत्र की जो व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है, उसमें उसकी जांच क्यों नहीं होने देना चाहती। रमन सिंह ने सीबीआई के इनकार को क्यों छिपाया, और धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट किसके कहने पर गए, क्यों गए? आमतौर पर कोर्ट वही लोग जाते हैं जिनके अपने हित जो है आहत होने लगते हैं। कोई आपराधिक षड्यंत्र हुआ, कोई राजनीतिक हत्याकांड हुआ, कोई घटना हुई, उसको रोकने के लिए, उससे जांच से बचने की कोशिश वही लोग करते हैं जो अमूमन जिनके ऊपर आंच आती है। तो ये सवाल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है, आप सब साथियों के लिए है, सोचने के लिए कि ये जांच को क्यों रोकना चाहते हैं, ये जांच क्यों नहीं होने देना चाहते, ये बार बार अड़ंगा क्यों अटकाते हैं। अब आपके सवाल। ये तो अब छत्तीसगढ़ पुलिस तय करेगी। भाई, एक एफआईआर हुई है और एफआईआर पर जब छत्तीसगढ़ पुलिस जांच शुरू करेगी तो अपने जांच के मुद्दे तय करेगी। वो इसको कांग्रेस पार्टी तो नहीं बता सकती है। एक हत्याकांड हुआ है और एक हत्याकांड हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इसके पीछे कोई व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र है, पर हम चाहते जांच जो है वो षड्यंत्र की चाहते हैं।
वो षड्यंत्र किसी भी तरह का हो, आपराधिक षड्यंत्र तो था क्योंकि 32 लोगों की जानें गई हैं, तो उस आपराधिक षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। भाई, जांच से पहले अगर मैं ये कह पाता तो जांच ही क्यों होती? जांच होगी ना, तो जांच होगी तो जो लोग शामिल हैं उनके नाम आ जाएंगे। अब जांच से पहले जो लोग जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए कि क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाज शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।